नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्या लगा इस वीडियो को देखकर? यह किसी पागल औरत का वीडियो है? नहीं, इस औरत के साथ एक ऐसी घटना हुई ना, जिसे आज आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। 1.5 साल पहले तक मनीषा नाम की ये लड़की अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रही थी अपने परिवार वालों के साथ, और रैंडमली उसकी लाइफ में एक ऐसा दिन आ गया जिसकी वजह से उसे इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप लोग कुछ सेकंड के लिए सन्न ऐसे रह जाएंगे कि ये क्या था। तो बिना देरी किए आज से 1.5 साल पहले पुणे में चलते हैं और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। मनीषा अपने परिवार वालों के साथ बड़ी अच्छी लाइफ काट रही थी। थोड़े गरीब घर की थी लेकिन खुश थी, कोई तकलीफ नहीं थी। 28-29 साल की थी जैसा मैंने बताया, पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट कर चुकी थी और अब उसका एक बॉयफ्रेंड था और इस बॉयफ्रेंड के साथ उसकी शादी करने वाली ऐसी बातचीत चल रही थी कि हाँ बस कुछ ही समय में इसकी शादी कराई जाएगी। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं गई हुई थी, घर की तरफ लौट रही थी और गाड़ी स्लिप हो गई। बॉयफ्रेंड ने गाड़ी स्लिप कर दिया। पीछे बैठी हुई मनीषा को पीठ में बहुत चोट आई। बाकी शरीर में ज्यादा कुछ नहीं लगा, ऐसा धक्का लग गया होगा पीठ में तो बहुत चोट आई। और सामने जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसने हेलमेट पहना था। हेलमेट का पावर, उसे कुछ भी नहीं हुआ, लिटरली कुछ भी नहीं हुआ। तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा को उठाया और ऑटो के जरिए एक नजदीकी अस्पताल में लेकर गया। उस समय मनीषा की मलम पट्टी दवाई सब हो गई। डॉक्टर साहब ने बोल दी उतना बड़ा नहीं है, बस थोड़ी सी मोच है, ठीक है, ये दवाइयों से पेन किलर है, ठीक हो जाएगा। मनीषा ने दवाई खाना शुरू करी। 2-3 दिन तक सब ठीक भी रहा, लेकिन चौथे दिन से मनीषा की स्थिति बिगड़ने लगी। उसे कमर में बड़ा भयंकर सा दर्द होने लगा। बिस्तर से 1 मिनट के लिए उठना भी बड़ा इम्पॉसिबल सा होता जा रहा था। 4-5 दिन बाद ऐसी नौबत आ गई कि अब वो बिना किसी के सहारे के अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही है। उठना तो बहुत दूर की बात है। घर वाले चिंता में आ गए। अभी 1-2 नॉर्मल आसपास के डॉक्टरों से उन्होंने दवाई ले लिए थे, लेकिन अब मनीषा के पापा ने सोचे कि ठीक है यार, अब बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। वैसे भी इतने पैसे तो है नहीं, शादी के लिए इकट्ठा करके रखे थे, 3-4 महीने बाद ही शादी थी। ठीक है चलो, बच्ची की तबीयत पहले। जैसे तैसे करके उसको एक नजदीकी बड़े अस्पताल में ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब कह देते हैं कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और एक नॉर्मल प्रॉब्लम भी है। घर वाले बोलते सर हम समझे नहीं। डॉक्टर साहब बताते हैं कि एक ऑपरेशन करेंगे, मुश्किल से आधे 1 घंटे का वो ऑपरेशन होगा, 3-4 घंटे आराम करना पड़ेगा, फिर आप घर जा सकते हैं। 4-5 दिन बाद वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। इन्होंने बोले अच्छा ऐसा है तो बढ़िया है सर, कर दीजिए, हमने पैसों का भी इंतजाम किए हुए हैं। सर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा ना, एक तो हमारे हॉस्पिटल में भी बेड भी अवेलेबल नहीं है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से लोगों को इतनी क्या सर्दी जुकाम हो रहा है और ज़्यादा ही बिगड़ रही है उनकी तबीयत, इस कारण से सारे बेड्स गए हुए हैं। कैसे हम मतलब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर तो देंगे लेकिन बेड देने के लिए जगह नहीं है। ये बोलते सर हम बहुत गरीब है लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारी बेटी के लिए हम अपनी पूरी जमा पूंजी लगा सकते हैं, प्लीज़ आप कैसे भी करके कोशिश तो कीजिए, कुछ ही घंटों की तो बात है, आप ही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बोलते कि ठीक है, आप मेरे स्टाफ से नीचे रिसेप्शन में जाके बात कीजिए, आप नीचे पहुंचिए, तब तक मैं उनको फ़ोन करके बोलता हूँ क्या हो सकता है देखते हैं। ये लोग जितना नीचे पहुंचते उतनी देर में डॉक्टर साहब ने नीचे रिसेप्शन में फ़ोन लगा के बात कर चुके थे। अब रिसेप्शन में जैसे ये लोग पहुंचे, मतलब वो तो अपनी अलग ही है, अलग स्थिति में है। अपनी मनीषा तो चल फिर नहीं पा रही है, वो अलग किसी स्ट्रेचर में होगी या कहीं पे होगी। इसके मम्मी और पापा नीचे पहुंचे तो देखे कि रिसेप्शन में बड़ी गहरी डिस्कशन चल रही है इस बात की कि बेड का कैसा करा जाए, क्या सीन है, कितनी देर लगेगी। ये सुन रहे। इतने में रिसेप्शनिस्ट एक कंपाउंडर से कहती है, जो उसे डिस्कस कर रहा था ये सारी चीज़ों के बारे में, कहती है कि नहीं, वो वाला बेड जो खाली है हम उन्हें नहीं दे सकते। क्या? कौन सा बेड खाली है? तुरंत मनीषा के पापा ने क्लिक किए। कंपाउंडर कहता है अरे दे दीजिए, कुछ नहीं होता है, आप भी कहाँ इतनी पुरानी चीजें लेकर बैठी हुई है, आज के जमाने में जियो। फिर से मनीषा के पापा कहते हैं आप लोग क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा हमको बताएंगे कौन सा बेड खाली है और आप कौन सा नहीं देना चाहते और कौन सा बेड आप देना चाहते हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर दरअसल बात यह है कि हमारे पास एक बेड तो खाली है, बिल्कुल खाली है, और हम उसको आपको दे भी सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि आप उस बेड को मत लीजिए, आप
अपनी बेटी का कहीं और ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन ये बेड आप अपनी बेटी के लिए मत लीजिए। कंपाउंडर ऐसे सर पे हाथ रख के खड़ा है, क्या बोल रही है रिसेप्शनिस्ट यार। तो ये बोलते हैं कि क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि हम बेड क्यों ना ले, आपके पास बेड खाली तो हमको दे दीजिए ना, हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा किराया है क्या उस बेड का। रिसेप्शनिस्ट कहती नहीं सर कोई ज़्यादा किराया नहीं है, लेकिन अभी ठीक 2 दिन पहले उस बेड में एक औरत की मृत्यु हुई है। तो ऐसा कहते हैं ना कि किसी बेड में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको ऐसा तुरंत दूसरे मरीजों को नहीं देना चाहिए, हमारे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। कंपाउंडर फिर से कहता है अरे मैडम आप कौन से ज़माने में जी रही हो, बेचारों को ज़रूरत है, उनकी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, दे क्यों नहीं देते। वो कहती है कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उस बेड में जिस औरत की मृत्यु हुई थी उस औरत को मैं पर्सनली जानती हूँ। वो औरत नॉर्मल औरत नहीं थी। गांव के लोग कहते थे कि वो एक डायन है, और डायन की मृत्यु जिस भी सेज में या जिस भी अर्थी या जिस भी बिस्तर में होती है उसको तो गांव में जला दिया जाता है, उसको कोई टच भी नहीं करता है। आप कह रहे हैं कि बेड दे दिया जाए एक नॉर्मल सी लड़की को, इसलिए मैं मना कर रही हूँ, ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें, इतनी देर की बहस मनीषा के पापा सुन रहे थे। फाइनली बोलते हैं मैडम देखिए हम ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, गांव से हम भी बिलोंग करते हैं, हमने भी बहुत दुनिया देखे, हम शहर में भी रह रहे हैं काफ़ी सालों से, ऐसा कुछ नहीं होता है, डायन चुड़ैल सब एक साइड की चीज़ है, इंसान के कर्म, इंसान की सेहत सबसे बड़ी चीज़ है। हमारी बेटी की सेहत सुधर जाए, हमने किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है, आप प्लीज़ वो बेड हमको अलॉट करा दीजिए। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि ठीक है मैं क्या कर सकती हूँ, कितना समझाऊँ, कौन सी भाषा में समझाऊँ। कर देती है साइन वाइन, इनको अलॉट करवा देती है। कंपाउंडर बोलता है चलिए वापस से डॉक्टर साहब के पास। ये लोग वहाँ पे रिसेप्शन में पैसे वैसे भरे, डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब को तो उतना नहीं मालूम और उनको उतना फर्क भी नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब जो बड़े डॉक्टर है, जो ऑपरेशन करने वाले हैं, इसका ऑपरेशन वगैरह हुआ, अब इसको लेकर आ गए। ऑपरेशन होने के बाद उसी बेड में लेकर आए और उस बेड में सुला दिए। डॉक्टर साहब ने बोले इसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब लग रही है तो आज पूरी रात इसको यहीं पर हॉस्पिटल में एडमिट रहने दीजिए, आप लोग भी जनरल वार्ड है तो आजू बाजू सो सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इन्होंने बोले कि ठीक है रहने देते हैं, पैसे तो उतने हो ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा भी पैसे नहीं लगे हैं, ठीक है। अब भैया रात की बात आई, रात में ना अजीब सी वो गहरी गहरी सांस लेने लगी, उसी बेड में सो रही है। तो इसकी मम्मी की नींद खुली, मम्मी को घबराहट हुई कि ऐसे झटके झटके से कैसे सांस ले रही है। तुरंत नर्स को, कंपाउंडर को बुला कर लाया गया। उन लोगों ने चेक किए तो क्या पाए, इसकी एकदम सांसें अटक रही है, मतलब ये एक ऐसी अवस्था में जा रही है कि ये ख़त्म हो सकती है, अब इसकी मृत्यु हो सकती है। अफरा तफरी मच गई, इसे फिर से लेकर भागा गया, आईसीयू में इसको चेक किया गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसके साथ हुआ तो हुआ क्या। कुछ समय बाद इसकी जो हालत थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, मतलब वो जो मीटर होता है ना जिसमें लाइफलाइन दिखाता है वो स्टेबल हो गया, सीधी लाइन आ गई। सब लोग समझ गए कि लड़की की मृत्यु हो गई। बाहर दरवाज़ा खोल के डॉक्टर साहब बड़े ही हैं इसके परिवार वालों को बताने के लिए कि आपकी बेटी नहीं रही, कि अंदर वाले कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी, जैसे कि वो किसी दर्द में चीखी है। डॉक्टर साहब वापस से बिना कुछ बोले अंदर भागे हैं, देखे कि उसकी वापस से जान आ गई है और मीटर में ऐसा 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 चलने लगा है। डॉक्टर साहब ने बोले कि ये तो मिरेकल है, ये लड़की सचमुच में ख़त्म हो चुकी थी, ये वापस से ज़िंदा हो गई है, चलो अच्छा है। इसको अब दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह जो देना था वो दिया गया। फिर से पूरी रात में इसके साथ करीबन 1:30-2 बजे के आसपास हुआ था। फिर से इसको मॉनिटर में रखा गया और फिर फाइनली इनकी अगले दिन छुट्टी हो गई, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोले अब ये पूरी तरीके से ठीक है और एक चमत्कार हुआ है, मतलब समझ लो एक तरीके से आपकी बेटी भगवान की वजह से वापस आई है। वो नहीं जानते थे डॉक्टर साहब कि भगवान की वजह से नहीं, किसी और वजह से वापस आई है। आपको समझ में आएगा। ये लोग खुशी खुशी अपनी बेटी को घर पर लेकर गए हैं, घर पर लेकर गए ही है। बेटी आज रात में दिन भर पूरी नॉर्मल रही, बिल्कुल शांत रही, चल पा रही है बिना किसी की सहायता के। रात में जैसे ही अपने बिस्तर में सोने के लिए गई है और सोए हुए 1-8 घंटे हुआ ही है, सब लोग सो चुके हैं, सबकी नींद लग गई है कि ना इसके बिस्तर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। बाजू वाले ही कमरे में मम्मी पापा सो रहे थे, वो घबरा कर भाग कर अंदर आए तो क्या देखे
कि उसका जो पूरा बिस्तर है ना, वो जो बेड था वो लोहे का, जो पतली पतली टांगे होती है ना लोहे के बेड वाली, वो पतली पतली टांगे वाला था। वो पूरी उसका जो लोहा है वो ऐसा मुड़ गया है। लोहे के पलंग के पैर जो है ना वो ऐसे पूरे मुड़ रहे हैं और वो पलंग ऐसा नीचे होता जा रहा है। उसने बॉडी अपनी पूरी खतरनाक तरीके से अकड़ा ली है और अजीब सी आवाज़ निकाल रही है, ऐसी आवाज़ निकाल रही है। घर वाले देखकर तो सदमा खा गए। मम्मी तो उसकी देख के वहीं पे ठंडी जैसी पड़ गई। तुरंत ही उसके पापा मोबाइल उठाते हैं और बोलते हैं मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एटलीस्ट डॉक्टर साहब पूछेंगे तो उनके दिखाने के तो काम आएगा। उसके पापा ने जैसे मोबाइल उठाए हैं, रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं, वो झटके से बॉडी अकड़ाई हुई थी, उठ के बैठ गई दीवार की तरफ मुंह करके। और फिर उनके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ आप खुद देखो, कंप्लीटली देखो कि वो कैसा बिहेव कर रही थी अपने शरीर के साथ, वो क्या काम कर रही थी, कैसी आवाज निकाली उसने, आप खुद देखो। क्या इतना कुछ सुनने और देखने के बाद आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये लड़की अपनी नॉर्मल अवस्था में थी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो 1% एक रत्ती भर भी नहीं लग रहा है। घर वाले टेंशन में आ गए। कैमरे में रिकॉर्ड किए, जितना भी सेकंड आपने देखे उतनी देर का रिकॉर्ड किए हैं। तुरंत मोबाइल फेंके, बेटी के पास गए, हाथ लगाए तो बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया बेटी का हाथ। लेकिन डरा देने वाली बात यह हुई कि जैसे इन्होंने हाथ लगाए, इनको ठंडा ठंडा लगा है, बेटी वहीं पर अपना पूरा शरीर छोड़ दी, पूरी शरीर, और फिर उठती है झटके में और कहती है कि मुझे इंदापुर जाना है। इसके पापा शॉक्ड। इंदापुर? इंदापुर में तुझे क्या करना है? इंदापुर महाराष्ट्र का ही एक टाउन है। ये बोलते हैं कि इंदापुर में तुझे क्या करना है? लड़की कहती क्या करना है मतलब क्या? वहीं पे मेरा पति रहता है, मेरे बच्चे हैं। ये बोलते क्या बात कर रही है, तेरी शादी भी नहीं हुई आज तक, तू ठीक तो है ना? बोलती देखो तुम फालतू की बहस मत करो, तुम जो समझ रहे हो ना कि मैं तुम्हारी लड़की हूं, मैं तुम्हारी लड़की नहीं हूं, मैं कोई और हूं। मेरे हाथ पैर तोड़ दिया था मेरे पति ने, मुझे बहुत मारा था और फिर मुझे अस्पताल में लाकर छोड़ा और भाग गया। मेरे बच्चे को भी बहुत मारा होगा। मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं, बस मैं ये जानना चाहती हूं। मुझे इंदापुर ले चलो, इंदापुर ले चलो। नहीं ले गए ना तो तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी, फिर जिंदगी भर रोते रहना। वैसे भी वो लौट गई थी, लेकिन मैं उसको खींचकर लेकर आई हूं। अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो इंदापुर मुझे मेरे घर ले चलो। बाप रे, इसके मम्मी पापा के तो काटो खून नहीं, क्या रिएक्ट करे, क्या बोले। उस समय के लिए इसके मम्मी पापा को ऐसा लगा कि ये जो है मतलब हमारी बेटी अपना दिमागी संतुलन खोती है। अब क्या होगा? रातों रात डॉक्टर के पास लेके भागे। डॉक्टर वगैरह वो बड़े वाले अस्पताल में नहीं, दूसरे अस्पताल में, छोटे वाले में। इतने पैसे तो है नहीं, बेचारे गरीब लोग हैं। दूसरे अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसको दिमागी स्थिति में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसको दवाई देते हैं, माइंड शांत करने की इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर कर रहे हैं। जब भी वो आँख खुलती, मैक्सिमम टाइम नींद में ही रहती, लेकिन जब भी थोड़ा होश में आती, मुझे इंदापुर जाना है, इंदापुर ले चलो, नहीं तो बेटी को खा जाऊंगी, ऐसा बोलती भाई। ऐसे करते करते 3-4 दिन बीत गए। यहाँ पर ये लोग प्लान बना रहे हैं कि बेटी को अब रांची या आगरा लेकर जाएंगे, मेंटल हॉस्पिटल में जमा करेंगे, भर्ती कराएंगे। और यहाँ पर तीसरा या चौथा दिन क्रॉस हुआ है, बेटी की सांसें रुक गई, खत्म बेटी। फिर कुछ लोग आए होंगे अंतिम संस्कार में, उन लोगों से डिस्कस किए तो इन लोगों को इतना सुनाए है ना रिश्तेदारों ने, दोस्तों यारों ने, कि हाँ हो सकता है ऐसा कुछ मामला रहा होगा। उसके शरीर में कोई प्रेत चुड़ैल आत्मा आ गई होगी, उसकी सुन लिए होते, उसको एक बार लेके तो चले गए होते, क्या मालूम आज बेटी तुम्हारे साथ होती। इनका तो ऐसा स्थिति हो गई कि मतलब अपने घरों से निकलना बंद कर दिए, किसी से बातचीत करना बंद कर दिए। आज 1.5 साल हो गए हैं और इन 1.5 सालों में मुश्किल से आस पड़ोस वालों ने इनको बस काम के चलते ही घर से बाहर निकलते देखे, घर पे आते देखे। ना वो किसी से बात करते हैं, ना वो किसी खुशी में शामिल होते हैं, ना कोई त्यौहार मनाते हैं। इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से उजड़ गई। उस समय वो नोटिस कर लिए होते कि नहीं, हमारी बेटी को सचमुच किसी भूत प्रेत आत्मा ने जकड़ ली है, तो शायद इनकी बेटी बच जाती। किसी भी चीज़ के ऊपर अंधविश्वास रखना गलत होता है, लेकिन
ऐसा नहीं होता है कि भाई आप किसी भी चीज़ के भी ऊपर विश्वास ना करो, थोड़ा बहुत विश्वास करना तो बनता ही है, क्योंकि विश्वास और यकीन पे ही तो दुनिया कायम है। ये बेटी की भी दुनिया बच गई होती है। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि इनके ही एक रिश्तेदार आशुतोष ने लिख के भेजा। बोला कि पूरी दुनिया को बताइए कि लोगों को सीख मिले कि कभी कभी दुनिया की चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करना भी अच्छा होता है, हर चीज़ में अपनी जिद नहीं लगानी चाहिए। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।